धारा 54 तक अपन ने देख लिया था, है ना। धारा 55 से स्टार्ट करते हैं, है ना। धारा 54 में क्या था, वार्ड समिति वर्ड यूज किया था इन्होंने, कि वार्ड समितियों का गठन कैसे होगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि वार्ड समिति वर्ड लिखा है ना, केवल समिति वर्ड है, इसका मतलब बाकी समितियों की बात कर रहा है जो नगर पालिका में होगी। लेकिन अगर वार्ड समिति वर्ड मेंशन हो तभी आपको वार्ड समिति समझना है, अन्यथा अन्य समितियों को ही समझना है जो धारा 55 में आएगी। और जब कार्यपालक समिति की बात करें तो वो पर्टिकुलर वर्ड यूज करेगा, भाई कार्यपालक समिति की बात कर रहे हैं, या कोई अन्य समिति जब वर्ड यूज कर देगा वो। ठीक, इस बात से आप कंफ्यूज मत होना ना, समितियां और वार्ड समिति से। धारा 55 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक नगर पालिका, जितनी भी नगर पालिकाएं होगी, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में एक कार्यपालक समिति होगी जो निम्नलिखित से गठित होगी, और उसमें निम्नलिखित होंगे, कौन कौन होंगे सदस्य। पहला, नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका का उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता, ये तीनों लोग होंगे पहले। उसके अलावा तीन का और जिक्र कर रखा है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग है कि जैसे नगर निगम या नगर परिषद का मामला हो तो उसमें महिला सदस्यों में से दो सदस्यों सहित 7 सदस्य, मतलब टोटल जितने पार्षद बनेंगे ना, उन टोटल पार्षदों में से 7 मेंबर होंगे, लेकिन उनमें दो महिला होना जरूरी है। अगला है नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड में कितने होंगे, 5, लेकिन यहाँ पर महिला का जिक्र इन्होंने नहीं किया। ठीक? कोई संशोधन नहीं है ना साइज में, ठीक है, हाँ नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नगर पालिका बोर्ड के मामले में कितने होंगे, 5 से ज्यादा नहीं होंगे, और महिला का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन नगर निगम और नगर परिषद में दो महिला होगी और 5 अन्य मेंबर होंगे, लेकिन सातों जो लोग होंगे ना वो निर्वाचित होंगे। इन्होंने वर्ड मेंशन किया है निर्वाचित, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें भी निर्वाचित होंगे। बाद में है 6 नंबर में लिखा है कि नगर पालिका द्वारा उपधारा 3 कौन सी है, ये वाली, के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष, माइक म्यूट रखो। उपधारा 3 कौन सी है, ये वाली, इसमें जितनी भी समितियों का जिक्र आएगा उनके सबके अध्यक्ष होंगे ना, वो इसके ऑटोमेटिक मेंबर हो जाएंगे। ठीक। अब इन सब कार्यपालक समिति की हेल्प करने के लिए एक सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, जो एक राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि मान लो एक तरह से। वो है नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सीएमओ। कार्यपालक समिति का प्रधान सचिव होगा, जो उनकी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह में हेल्प करेगा, एक तरह से ऐसे समझ लो। कार्यपालक समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगर पालिका 10 से अनधिक, कहने का मतलब ये है कि 10 से ज्यादा नहीं होंगे। बाकी जो समितियां बच गई, उन सब में जो मेंबर की संख्या होगी वो 10 या 10 से कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर। लेकिन कार्यपालक समिति में 10 से अधिक मेंबर हो सकते हैं। देखो हो भी गए ऑटोमेटिक, जैसे इनकी बात करें 7 तो ये हो गए। अब ये जितनी समितियां होंगी ना, उन सब के अध्यक्ष तो कितनी भी हो सकती है, मान लो 10 हो जाए, 15 हो जाए, जितनी भी है, तो उन सब के अध्यक्ष तो ऑटोमेटिक वो 10 से ज्यादा निकल गया। कार्यपालक समिति को छोड़ना है। बाकी जितनी भी समितियां बनेंगी उनमें हर समिति में मेंबर की संख्या 10 या 10 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक। फिर समितियों का जिक्र कर रखा है, अब यहाँ पर इनको ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है समिति पर। पहली समिति है वित्त समिति। जब भी कोई पैसा का मैटर आएगा, पैसा कहाँ खर्च करना है बजट बनाते समय, या जब भी कोई पैसे की पूरी नगर पालिका मैटर आएगा, तो ये वाली समिति एक्टिव रहेगी, वित्त समिति, जो एक ही होगी। एक नगर पालिका में एक ही वित्त समिति होगी। आगे लिखा हुआ है स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के मैटर को देखेगी। माइक म्यूट रखो। स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है ना, वो एक से अधिक भी हो सकती है ना। मम्मी, अपन चलने गए माइक क्या म्यूट। फिर? है, चलने? आर ना हो तो माइक म्यूट रखो। समझ गए। अब देखो वित्त समिति एक ही होगी, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है वो एक से अधिक हो सकती है। यहाँ पर आप संशोधन कर ले, मतलब संशोधन में आप देखा होगा, या ऐड कर लेना कि जब अगर वार्डों की संख्या 50 से कम हो तो वहां पर एक ही होगी। लेकिन अगर 51 से लेकर 75 वार्ड हो तो वहां पर एक एक्स्ट्रा हो सकती है, मतलब टोटल दो हो गई। 75 से अधिक है, वहां पर तीन होगी टोटल। जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज में एक जगह 100 वार्ड है, एक जगह 150 वार्ड है, तो वहां पर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब यहाँ पर तीन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति बनेगी, क्योंकि मैटर बड़ा है तो उसको संभालने के लिए सिस्टम बड़ा चाहिए होगा, इसलिए वहां पर तीन समितियां बन सकती है। ठीक।
दूसरा लिखा हुआ है भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, मतलब जो भवनों को वह आज्ञा देनी, कैसा भवन बनेगा नहीं बनेगा, कितना मंजिला बनेगा, इन सब से रिलेटेड जो समिति है वो है भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, जो 3 में दिखाया हुआ है। ठीक, जो एक ही होगी एक तरह से। बाद में है गंदी बस्ती सुधार समिति, ये भी एक ही होगी। बाद में नियम और उप विधियां समिति, जो भी एक होगी। उसके अलावा 4 कै, इसमें एक और आप ऐड कर लेना संशोधन वाली में, आपने देखा होगा 4 कै ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर नाम है महिला एवं बाल विकास गरीबी उन्मूलन समिति, या पीडीएस जरूरतमंद व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था समिति, ऐसे करके एक समिति बनी हुई है। तो आप उसमें ऐड कर लेना या देख लेना जहाँ पे संशोधन है, 4 कै में यहाँ पर संशोधन है। बाद में नियम और उप विधियां समिति, लीगल टाइप की समझो। अपराधों का समन और समझौता समिति 6 नंबर में। 7 नंबर में लिखा है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, एक समिति और है सार्वजनिक मार्गों स्थानों और भवनों में रोशनी समितियां। ठीक, ये टोटल जितनी भी समितियां है ना, ये सारी एक एक होगी, केवल 2 समिति को छोड़ के। एक तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, जिसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा। सेम रूल एक समिति और है जिसमें अप्लाई होगा, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, सार्वजनिक मार्ग, लिख लेना ये अगर लिखा हुआ नहीं हो तो। सार्वजनिक मार्गों, स्थलों और भवनों में रोशनी समिति, ये देख लेना संशोधन में मिल जाएगा। इसमें भी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ये सेम कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पर एक बात और लिख रखी है कि नगर पालिका के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए वह नगर निगम के मामले में 8 से अनधिक, नगर परिषद के मामले में 6 से अनधिक और नगर पालिका बोर्ड के मामले में 4 से अनधिक। कहने का मतलब है 8, 6, 4, दो दो का गेप है। इनसे इतने मतलब इनके अलावा, ये टोटल मैंने जितनी समितियां बताई, इनके अलावा इतनी समितियां, अन्य समितियां और गठित कर सकेगी जो वो आवश्यक समझे। समझ गए? ऐसी अन्य समितियां भी गठित कर सकेगी जो वो आवश्यक समझे। मान लो कुछ हो सकता है कि कहीं पर मैटर, मान लो कोई मेले का उत्सव होता हो, जैसे मान लो खाटू श्याम जी वाली नगर पालिका है, तो वहां पर मेले के लिए वो अलग से समिति बना सकते हैं, मेला समिति। पुष्कर के लिए मान लो कुछ उनको लगा कि भाई हमको कोई टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्यटन के लिए बनानी है, तो वो बना सकता है। ऐसे जो उसकी मर्जी है वो बनाई जा सकती है। जैसे आप है ना स्वशासन विभाग की वेबसाइट पे देखोगे तो कुछ ऐसे सर्कुलर आए हुए हैं, जैसे अभी बूंदी महोत्सव हुआ था, तो वहां पर एक अलग से समिति बना दी उन्होंने। कुंभलगढ़ महोत्सव हुआ, तो भाई यहाँ उस मेले को या उत्सव को मनाने के लिए भाई उस टाइम पर एक समिति का गठन करके वो उस पर पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग रखेगी। इस टाइप की अन्य समितियां गठित कर सकती है नगर पालिका। ठीक, सर ये जो आपने ये समझ में आ गया ना इसमें? हाँ बताओ। जो आपने ये सार्वजनिक मार्गों स्थलों और भवनों के लिए रोशनी समिति बताई है, हाँ, ये इन 8, 6, 4 में शामिल है या ये भी इन्हीं के साथ में? नहीं नहीं, ये इन्हीं के साथ में है, उसमें मतलब लिखा एक हुआ है तो ना। आप सीरियल नंबर 7 तक तो आपने बता दिया, 8वां पॉइंट आपने नोट डाउन करवाया था, हाँ, ये सार्वजनिक सार्वजनिक। मार्गों और भवनों में रोशनी समितियां, ये पॉइंट नंबर हाँ, कितना है ये आप देख लेना, उस बुक में देखना। नहीं एक, बुक नहीं, मैंने तो डायरेक्ट निकलवाया है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये तो हो गया 7, फिर नेक्स्ट हो गया 8, हाँ, फिर अपन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो इनके ये अलावा, अपनी, हाँ मतलब इनके अलावा अलग, है या के ये अलावा वाली एड है? ये वाली तो जितनी है, जैसे मान लो मैंने ये बताई थी, एक 4 क्या बताया यहाँ पर। इसके अलावा मैंने जैसे 7 नंबर की एक अलग, मतलब 8 नंबर की मान लो, कोई भी वो पॉइंट मान लो जो उसमें लिखा हुआ होगा, पॉइंट नंबर देख लो आप उसमें। ये सार्वजनिक मार्गों वाली, इनके अलावा, इनके अलावा जो समितियां बनेगी ना वो है ये संख्या यार। ओके सर। हाँ, ठीक है ना। ये समितियां अन्य इसलिए लग रही है क्योंकि हर नगर पालिका की अपनी एक वो होती है, मतलब डिमांड होती है भाई किस तरीके से उस चीज को, जैसे कहाँ पर मेलों का मतलब मेले को लेकर के, जैसे मान लो वन्य जीव को लेकर हो जाए, कुछ भी चीज हो सकती है, वो वहां की डिमांड के अकॉर्डिंग वो समिति बनाई जाएगी। इसलिए उन्होंने ये नाम मेंशन नहीं किया। जैसे हो सकता है पर्यटन के लिए बना दे, उत्सव के लिए बना दे, या कोई मेले के लिए बना दे, या कोई वन्य जीव के लिए बना दे। ठीक, ऐसा इसमें लिख रखा है। परंतु आगे इसमें लिखा हुआ है कि परंतु राज्य सरकार नगर पालिका के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस खंड में विनिर्दिष्ट समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकेगी, और भी कर सकती है। वो तो कर सकती है, वो बार 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 मैं बोल रहा हूँ कि है ना, नगर पालिका में ये जितनी समितियां हैं, हर चीज में सर्वोपरि राज्य सरकार वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है ना। तो इन्होंने
यहाँ पर ये कहीं पर भी नहीं लिख रखा है भाई इतनी समितियां फिर फाइनल हो गई, संख्या नहीं लिख रखी है जैसे, है ना। टोटल जैसे आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये वाली भी ये वाली ऐड करके फिर टोटल कितनी हुई, वो संख्या तो मान नहीं लिखा हुआ है। अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाल सकते हैं कि जैसे मान लो भाई एक तो कार्यपालक समिति होगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक है, छह, सात, आठ, नौ। नौ तो ये होगी जो मतलब सीधी सीधी है। उसके अलावा जैसे अगर आप नगर निगम की बात करोगे तो आठ और होगी, 17 समितियां बना सकती है जैसे इस टाइप में। वो आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो लेकिन इतना डीप नहीं जाएगा वो। मोटा मोटी एक आइडिया रखो कि भाई इस टाइप से ये चीज है। ये आपको समितियां पता होनी चाहिए भाई, ये समितियां आपका जब वो रूल पढ़ोगे ना तब ये काम आएगी कि क्या काम करती है, कौन सी धारा का यूज लेकर के अपनी पावर को एग्जीक्यूट करती है नगर पालिका में। उस टाइम ये आपको याद होनी चाहिए भाई कौन सर कौन इन सी यहाँ पर समितियों अपनी की पड़ी। धारा भी याद रखनी है क्या? क्या चीज? इन समितियों का जो क्रम है, धारा है, उपधारा याद रखनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, उपधारा याद नहीं रखनी है। वित्त समिति का आप ठीक दिमाग में रख लेना कि भाई वित्त समिति पहले वाले में लिखी हुई, उपधारा नहीं पूछेगा। ठीक। वित्त समिति इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पता होना चाहिए कि 55(3) में है, ये पता होना चाहिए भाई। अन्य जो समितियां बता रखी है ना, कार्यपालक समिति कौन से में, 55(1) में, ये पता होना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट है। अन्य ओके। जितनी भी समितियां हैं वो 55(3) में है, ये पता होना चाहिए। क्या 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 है ये आप छोड़ सकते हो एक बार, है ना। फिर ये भी आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? क्योंकि जब अपन समितियों वाला पढ़ेंगे ना नियमों में, तब वहां आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि किसका क्या काम है, और वो ये सीक्वेंस भी याद हो जाएगी उस टाइम, है ना। अब देखो 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, कार्यपालक समिति और उपधारा 3। कार्यपालक समिति कौन सी, जो उपधारा 1 में लिखी थी, और उपधारा 3 यानी कि सभी अन्य समितियां में वर्णित समितियों की ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कार्यों का निर्वहन कर सकेगी जो विहित की जाए। जो उसको रूल में बता रखा है वही काम करेगी वो, उसके अन्यथा काम नहीं करेगी। रूल जब पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा भाई विहित समिति है ना इन इन धाराओं में ही काम वो एंट्री कर सकती है, बाकी धाराओं में एंट्री नहीं करेगी। ऐसे सबकी धाराएं बटी हुई है जब आप रूल देखोगे। ऊपर निर्दिष्ट समितियां नगर पालिका के गठन के 90 दिवस के भीतर भीतर नगर पालिका द्वारा गठित की जा सकेगी। कहने का मतलब जिस दिन नगर पालिका का गठन हो गया उस दिन से लेकर के 90 दिवस उसमें ऐड कर दो, तब तक का पावर नगर पालिका को गठन करने का अधिकार होगा। अगर 91 दिन निकल गया और नगर पालिका ने गठन नहीं किया तो ये काम राज्य सरकार करेगी, जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार ऐसी समितियां गठित कर सकेगी। राज्य सरकार कौन? सीएमओ तुरंत लिखेगा भाई 90 दिवस में आपने काम नहीं किया, वो तुरंत उप क्षेत्रीय निदेशक या निदेशक को रिपोर्ट करेगा कि भाई आपने ये इन्होंने काम जो 90 दिवस का था उसमें नहीं किया, तो अब राज्य सरकार वो काम करे। ऐसा बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, कई जगह ऐसा समितियां गठित नहीं करती है, तो फिर वो वहां पर राज्य सरकार करती है। फिर स्पष्टीकरण करके एक इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है जो याद रखनी है। शंकाओं के निराकरण के लिए स्पष्ट कर दिया जाता है कि कोई मनोनीत सदस्य भी इस धारा के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। जितनी भी समितियां बताई है उन समितियों में मनोनीत सदस्य भी नियुक्त किया जा सकता है। इन्होंने मतलब अपने आप को बचाया है कि भाई हम मनोनीत भी सदस्य ला सकते हैं इन समितियों में। 56 नंबर में क्या बोला है, सदस्यों से भिन्न। अब सदस्य कौन से, जो निर्वाचित या मनोनीत सदस्य हैं, उसके अलावा भिन्न, या आप यहाँ पर सदस्य कौन होंगे वो वाले सदस्य ही बात कर रहे हैं निर्वाचित वाले। अब ये बोल रहा है कि उनसे भिन्न व्यक्ति भी समितियों में कब कार्य कर सकेंगे, जब ये वाले रूल रेगुलेशन वो फॉलो करे। पहली बात, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगर पालिका के लिए समय समय पर सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो सदस्य नहीं है किंतु जो ऐसी नगर पालिका की राय में ऐसी समितियों में कार्य करने के लिए विशेष अहर्ता रखते हैं, कार्यपालिका समिति को छोड़कर धारा 55, मतलब जो अन्य समितियां हैं, ये कार्यपालक समिति है, कार्यपालक समिति को छोड़ दिया इन्होंने, मतलब केवल ये 55(3) की ही बात कर रहा है, के अधीन किसी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा। परंतु किसी समिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या ऐसे समिति के सदस्यों की कुल संख्या की 1 से अधिक नहीं होगी। अब इस बात को आप ऐसे समझो कि पहले तो आपको ये बात समझनी है, ये वाला वर्ड पकड़ो आप इसको, सदस्यों की कुल संख्या। जब भी कुल संख्या वर्ड आता है ना, तो आपने जब आप धारा 2 पढ़ोगे परिभाषा वाला टॉपिक, उसमें जो लास्ट लास्ट की उपधारा दी हुई है कुल संख्या का मतलब क्या समझा जाए। कुल संख्या का मतलब यही समझना है, पदेन प्लस निर्वाचित सदस्य, पदेन प्लस निर्वाचित सदस्य, इन दोनों को जब मिलाओगे ना वो संख्या बनेगी ना, वो ही केवल कुल संख्या कहलाई जाएगी। यहाँ पे मनोनीत वाली संख्या काउंट नहीं होगी। समझ गए बात को?
अब आपको यहाँ समझ में भी आ रहा होगा भाई, सदस्यों से भिन्न, मतलब यहाँ मनोनीत सदस्य लाना चाह रहे हैं कमेटियों में। कौन सी कमेटी में? कार्यपालक समिति को छोड़कर बाकी कमेटियों में किस तरीके से अन्य मेंबरों को लाया जाएगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस इसमें दे रखी है। अब इसको वापस पढ़ो। इसमें ऐसा लिख रखा है कि जितने समितियों में इस अधिनियम में अंतरिक्ष किसी बात के होते हुए नगर पालिका के लिए समय समय पर सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों, अब मान लो किसी समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं बताओ? मैंने आपको याद कराया था अभी कि 10 से ज्यादा नहीं होंगे। 10 से ज्यादा नहीं होंगे कार्यपालक तो समिति आपने सदस्य। एक बार अधिकतम कंडीशन मान के चलो कि 10 है। अब ये बोल रहा है कि अब 10 जो होंगे वो, जितने सदस्य 10 होंगे ना, 10 में भी केवल वो वाले सदस्य जो निर्वाचित प्लस पदेन होने जरूरी है, उनका कुल संख्या। अब मान लो ये संख्या 10 ही, एक बार 10 कर लेते हैं एग्जाम्पल, के सारे पदेन निर्वाचित ही हैं, उसमें मनोनीत नहीं। मनोनीत हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इन्होंने मेंशन कर दिया था भाई मनोनीत भी हो सकता है उनमें। लेकिन मनोनीत की एंट्री कैसे करवानी है, वो प्रोसेस ये फॉलो करना है। अब 10 का 50% कितना हुआ? 5। 5 लोग आद्य सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से किन्हीं व्यक्तियों को जो सदस्य नहीं है किंतु जो ऐसी नगर पालिका राय में समितियों में कार्य करने के लिए विशेष अर्हता रखते हैं, जितनी क्वालिफिकेशन होती है वो उसको मतलब रखनी पड़ेगी, किसी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा। ये बात समझ में आ गई? लेकिन इन्होंने एक बात और बोल दी, परंतु किसी समिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या यानी कि 10 की एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, मतलब वो संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात समझ गए क्या मोटा मोटी? भाई 10 का आप एक तिहाई निकालोगे तो मोटा मोटी 3.33 आएगा, तो उसको 3 मान लो। 3 से ज्यादा मनोनीत उसमें नहीं आ सकते। अब कहने का मतलब ये हो गया, इस बात से ये समझ में आई प्रैक्टिकल में, अगर कोई समिति में 10 मेंबर है, वो निर्वाचित और पदेन है मान लो, उसका पहले तो 50% लोग ये बात बोलेंगे भाई उन लोगों को ले आओ, पर 5 लोग उनमें से बोलेंगे ना कि मनोनीत सदस्यों को आप ला सकते हो, तभी लाया जाएगा वरना नहीं ला सकते। ये बोल रहा है ऐसा। और उतने ही सदस्यों को ला सकते हैं जो इसका 1/3 मतलब 3, मतलब अधिकतम, इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया 7+3 का कॉन्सेप्ट चलेगा एक तरह से। समझ गए ना बात को? 7+3 का भी नहीं चलेगा, और कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने इंक्लूड कर लिया, अधिकतम मान के चला हूं 10। ठीक है ना? इन संख्या का 1/3 से ज्यादा सदस्य उसमें नहीं होंगे। समझ गए क्या बात? कोई यस कोई सर। डाउट हो तो बताओ। हाँ, डाउट नहीं है? मोटा मोटी दो चार बात याद रखना। एक तो एक तिहाई से संख्या ज्यादा नहीं होगी, वो किसकी होगी? कुल संख्या की। कुल संख्या का मतलब समझ जाना, निर्वाचित प्लस पदेन की बात कर रहा है, मनोनीत की नहीं कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ये याद रखनी, कार्यपालक समिति को छोड़ना है। तीसरी बात, ये कौन किन समितियों की बात कर रहा है? केवल धारा 55 की, 55(3) में जो समितियां उनकी बात कर रहा है, वार्ड समिति की भी नहीं कर रहा है, याद रखना। वार्ड समिति कभी आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो नहीं है इसमें। ठीक। और आधे सदस्य इस बात को बोलेंगे ना, तभी उनको लाया जाएगा, एंट्री होगी, वरना एंट्री नहीं होगी। सदस्यों के कर्तव्यों, उनकी पावर, दायित्व, निरर्थताओं और निर्योग्यताओं से संबंधित इस अधिनियम के समस्त उपबंध यथाशक्य ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगे। सारी चीजें उन पर लागू होंगी, उनको ऐसे समझा जाएगा जैसे वो निर्वाचित हो गए हैं। ठीक। अब समिति का अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष का मतलब है कि उन समितियों की बात कर रहा है 55(3) वालों की और एक वाली की, ना कि वार्ड समिति। नगर पालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वो ऑटोमेटिक उस समिति का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। और नगर पालिका का उपाध्यक्ष किसी समिति का मेंबर है, और मान लो उसमें बाय द वे अध्यक्ष नहीं है उसमें, तो ऑटोमेटिक वो समिति का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। 3 में लिखा है कि नगर पालिका किसी सदस्य को ऐसे किसी भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है। नियुक्त कर सकेगी, निर्वाचित वर्ड यूज नहीं किया, याद रखना, यहाँ पे नियुक्त वर्ड यूज करेगा बार बार। वार्ड समिति में निर्वाचित वर्ड यूज था। ठीक। चौथे पॉइंट में क्या लिखा है? प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगर पालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष है, प्रत्येक बैठक में जिसमें ऐसा अध्यक्ष उपस्थित न हो अपने सदस्यों में से ऐसे बैठक अध्यक्ष नियुक्त करेगी। कहने का मान लो पदेन अध्यक्ष भी नहीं है, नियुक्त अध्यक्ष भी नहीं है, तब क्या होगा? तब कंडीशन ये वाली फॉलो करेगी। 5वें में लिखा है कि प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगर पालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं हो तो अपने सदस्यों में समय समय पर अपना अध्यक्ष नियुक्त करेगी। वापस उसी बात को थोड़ा सा घुमा के बता दिया। ठीक।
अब है कि बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, वैसे प्रक्रिया क्या प्रक्रिया होगी, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो उस नियम में दे रखी है, लेकिन जितने यहाँ दे रखी है वो अपन पढ़ लेते हैं। नगर पालिका की किसी समिति की साधारण बैठकें 2 मास के भीतर भीतर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी जो विहित की जाए। अब यहाँ पर देखो, साधारण बैठक किसकी, समिति की साधारण बैठक की बात कर रहे हैं, नगर पालिका की साधारण बैठक की बात नहीं कर रहे हैं, समिति की। अब ये 2 मास का टाइम लिखा हुआ है, वहां पर कितना टाइम लिखा हुआ था, याद हो किसी को, नगर पालिका की साधारण बैठक कितने दिन में होगी, नगर पालिका की साधारण बैठक कितने दिन में होगी, 60 दो 60 महीने दिन। में। 60, हाँ, 60 दिन 2 महीने। में होगी, 60 दिन में, 2 महीने नहीं, 8 60 दिन दिन में। लिखना है वो, 60 दिन में 2 महीने फर्क होता है, ठीक है ना। कैसे सर? और हाँ 1 साल में न्यूनतम 6 बार। 6 बार। हाँ। फिर 2 पॉइंट लिखा है, यदि किसी समिति का अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है, 15 दिवस से अधिक की कालावधि के लिए नगर पालिका से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला सकेगा। वो आ सकता है, भाई वो आज आए नहीं है, मैं उसकी अध्यक्षता कर रहा हूँ, ऐसे करके वो बोल के मीटिंग ले सकता है, लेकिन वो टाइम पीरियड उन्होंने मेंशन कर दिया 15 दिवस से अधिक की, ज्यादा नहीं होना चाहिए टाइम पीरियड। 3 नंबर का पॉइंट लिखा है कि समितियां जैसा भी उचित समझे अपनी बैठकें कर सकेगी, उनकी इच्छा हो सकती है, क्योंकि भाई कभी भी कोई भी काम हो जाए, कोई मेले का है तो मेले के लिए वह तुरंत उनकी बैठक बुला सकती है, भवन अनुज्ञा के लिए उसको कोई लेना है, अप्रूवल लेना है तो वो बुला सकती है अचानक, जब उनकी मर्जी हो, और स्थगित भी कर सकती है। लेकिन समिति का अध्यक्ष जब कभी वो ठीक समझे, या तो ये, या दूसरी कंडीशन नगर पालिका का अध्यक्ष के या समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध, मौखिक अनुरोध नहीं है, लिखित अनुरोध पर ऐसे तारीख हो जो ऐसे अनुरोध के प्रस्तुतिकरण से 2 दिवस से बाद की न हो, ऐसी समिति की विशेष बैठक बुलाएगा। मतलब 2 दिवस का टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको तुरंत वो बैठक बुलानी पड़ेगी, ठीक है ना, 2 दिन के भीतर भीतर। समिति की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस समिति के आधे सदस्य उपस्थित नहीं हो, मतलब 50% गणपूर्ति है एक तरह से, 50% मेंबर आना, जैसे मान लो अधिकतम 10 सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य आएंगे तभी वो मीटिंग स्टार्ट होगी। सर ये सब क्लोज याद करने पड़ेंगे क्या? सब क्लोज सबसे याद नहीं करने हैं, सब क्लोज किसी का भी याद नहीं करना है, किसका याद करना है, वो अपन एक बार जैसे पूरा एक्ट पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में आपको खुद आइडिया लगने लग जाएगा, या नियम पूरे कर लेंगे तीनों, तो खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब क्लोज याद करना है। इंपॉर्टेंट सब क्लोज याद करने होते हैं, जैसे कार्यपालक समिति के याद करना है कि वो 55 में है, ये पता होना चाहिए। जी जी 55 में अन्य समितियां हैं, ये पता होना चाहिए। 55, भाई 56 में क्या लिखा हुआ है, 56 में ये लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक याद है। 57 है, नगर पालिका समिति के अध्यक्ष होंगे, इसमें नहीं याद करना कुछ भी। क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपने इंपॉर्टेंट अपने आप आपको, जब वो नियम पढ़ोगे ना तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है। फिर वो रूल का जो यहाँ पर धारा है ना, वो धारा आपको याद करनी पड़ेगी, बस। इतना डीप नहीं जाएगा कि वो एक एक मतलब 58 एक। हाँ, जब वो क्वेश्चन बनाएगा ना तब वो मेंशन कर सकता है कि बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की उपधारा 3 के अनुसार आप आंसर बताओ, तब अपन को आंसर बताना है, बस ऐसे। फिर क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक देख लिया था, हाँ, समितियां जैसा वे उचित समझे अपनी बैठकें कर सकेगी और स्थगित कर सकेगी, ये तो पढ़ लिया, ठीक है ना। समितियों का नगर समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका की अधिपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। अगर नगर पालिका कोई अपेक्षा करे, भाई ये काम आप करो या इनकी पालना करो, तो वो उसको करना पड़ेगा। और समितियां है ना नगर पालिका की अधीनस्थ ही होगी, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही उनका वो काम करेगी एक तरह से। अब देखो यहाँ पर वर्ड यूज किया इन्होंने, वार्ड समिति को सम्मिलित करते हुए, यहाँ वार्ड समिति को भी शामिल कर लिया है। प्रत्येक समिति ऐसे अनुदेशों के अनुरूप कार्य करेगी जो नगर पालिका द्वारा उसे समय समय पर दिए जाए, ठीक बात। कोई भी समिति किसी भी स्कीम या नगर पालिका निधि से, नगर पालिका का जो फंड होगा, पैसा होगा, उसको में से व्यय का अनुमोदन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह नगर पालिका द्वारा पारित वार्षिक बजट, मतलब जब कोई समिति पैसा निकालेगी या पैसा निकालने के लिए बोलेगी, वित्त समिति को बोलेगी भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, रोशनी समिति बोलेगी भाई मेरे स्ट्रीट लाइट लगवानी है, पैसा निकाल के दो फंड से, निधि से, तो वो तभी निकाल सकते हैं जब उन्होंने वार्षिक बजट में उस चीज का मेंशन किया हो। या अनुपूरक बजट, मतलब कोई सप्लीमेंट्री बजट होता है, जैसे कई बार होता है विपरीत परिस्थितियों में कोई बजट में धनराशि कम पड़ जाए, तब तब वाला बजट मान लो, है ना। उन दोनों बजट में वो चीज मेंशन होनी चाहिए पहले से, तभी वो पैसा निकाला जा सकता है या लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं लिया जा सकता, ये सब बोलना चाह रहा है। पहले ही अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो
नगर पालिका किसी भी समय किसी समिति की किन्हीं कार्यवाही से कोई भी उद्धरण या किसी ऐसे मामले से जिसके बारे में कार्रवाई करने के लिए किसी समिति को प्राधिकृत या निर्देशित किया गया है, संबंधित या संबंध कोई भी विवरण लेखा या रिपोर्ट मांग सकेगी, और ऐसी प्रत्येक अपेक्षा का उस समिति द्वारा जिससे इस प्रकार की अपेक्षा की गई है बिना किसी अनुचित विलंब के पालना किया जाएगा। मतलब नगर पालिका जैसा बोलेगी ना वैसा उसको करना पड़ेगा, और वो काम करेगी। पूरा उसका विवरण लेखा पट्टा जो भी है रिपोर्ट वो सारी वो उसकी मांग सकती है, दे सकती है, सब कुछ अंडर कमान रहेगा नगर पालिका की। और पैसे की बात इन्होंने मेंशन कर दी। दोनों बजट मतलब वर्ड याद रखना, वार्षिक बजट और अनुपूरक बजट। उप धारा 2 में क्या लिखा हुआ है? धारा 54 मतलब वार्ड समिति की बात कर रहा है। धारा 55 मतलब समितियों की बात कर रहा है कि अधीन नियुक्त किसी समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प के ऐसे नियमों के अनुसार जो नगर पालिका द्वारा इस निमित्त बनाई जाए नगर पालिका के पुनरीक्षण के अधीन होगा, और उसकी नगर पालिका को अपील की जा सकती है। सही बात है, क्योंकि उसके अंडर कमानी हो रहा है काम, तो वो निरीक्षण भी कर सकती है, देख सकती है, और उसको अपील भी की जा सकती है। मान लो कोई इंटरनल मैटर है, वो कोई बात नहीं सुन रहा कोई समिति का अध्यक्ष, तो ऊपर जाकर के वो नगर पालिका अपील कर सकती है, भाई ये चीज सही नहीं हो रही है, या कोई संकल्प मतलब पारित करवाना उस टाइप की चीज। 60 नंबर की धारा। अब देखो जो 54 नंबर की धारा पड़ी ना उसको लिंक करना है 60 से। 54 में था वार्ड समिति, और वार्ड समिति के जो काम है वो 60 में लिखे हुए हैं। ठीक। अब क्या काम है वार्ड समिति के? मतलब पर्टिकुलर जो उसका वार्ड होगा ना, जैसे मान लो ये नगर पालिका है, अब ये इस वार्ड के लिए बनी है, 1 नंबर वार्ड के लिए, तो ये 1 नंबर वार्ड में ही ये समिति के काम होंगे। अगर दो वार्डों ने मिलकर के वो समिति बनाई है तो इन दोनों के लिए काम होंगे, इस टाइप की। बाकी जो अन्य समितियां पड़ी ना अपन ने जितनी भी, वो पूरी नगर पालिका में एक साथ काम करेगी। जैसे वित्त समिति तो पूरी नगर पालिका को देखेगी, रोशनी समिति है तो पूरी नगर पालिका में देखेगी, बशर्त वो 50 से कम उसमें वार्ड हो। 50 से ज्यादा तो फिर दो समितियां हो जाएगी, क्योंकि कार्य का बंटवारा हो जाएगा। फिर आधा इधर काम करेगी, आधी इधर काम करेगी। अब देखो वार्ड समिति के क्या क्या काम है, वही नॉर्मल से काम है जो लिखे हुए आएंगे। वार्ड समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी, अर्थात वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना। ज्यादातर वहां पर है ना वर्ड हेल्प का आएगा, याद रखना। सहायता करेगी, सहायता करना, सहायता करना। क्यों? क्योंकि वो काम भाई ये कोई बड़ी समिति थोड़ी है, ये नॉर्मल मतलब हेल्प करने के लिए नगर पालिका की जो अन्य समितियां हैं उनकी हेल्प करेगी। भाई हम आपको एक एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, वार्ड के लिए विकास स्कीमों को तैयार किए जाने और उसके प्रोत्साहन में सहायता करना। वार्ड में लोगों की विभिन्न समूह के सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करना। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कोई पैसा लगे, मतलब एक हेल्प, एक तरह से वॉलेंट्री हेल्प कर रही है। वार्ड में लोगों की विभिन्न समूह में सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करना। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और माल या धन के रूप में दान जुटाना। वार्ड से संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करना। कहीं पर भी ऐसा वर्ड आ जाए ना भाई ये काम वो करेगा, मतलब कोई पैसे का ऐसा कोई मैटर नहीं है। देखो कहीं पर भी देख लो आप, इसमें भी देखो प्रोत्साहित कर रहा है। प्रोत्साहित तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो ना। दान जुटाना, पैसे में हेल्प कर रहा है, विकास सहायता करना, सहायता करना, प्रोत्साहित करना, है ना, सहभागिता, सहायता करना, सहायता करना, सहायता करना। ऐसा वर्ड है तो आप समझना नहीं वार्ड समिति वाला काम बोल रहा है। समझ गए बात को? ठीक। कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और क्रीड़ा और खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। नगर पालिका के विकास क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए, अच्छे से काम हो जाए के लिए आवश्यक स्वैच्छिक अपनी इच्छा से क्रियाकलापों में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना। नगर पालिका को बकाया करों, बकाया फीसों, बकाया अन्य रकमों के समय पर संग्रहण में सहायता करना। हेल्प हो जाएगी भाई हम भी आपकी तरफ से। वार्ड में उद्यानों के रखरखाव में सहायता करना। वार्ड में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव में सहायता करना, और ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे नगर पालिका द्वारा डायरेक्शन दी जाए, आप ये भी कर लो थोड़ा, है ना, इस टाइप से तो वो कर सकता है। 51 नंबर की धारा में 61 नंबर की धारा में क्या लिखा हुआ है? शक्तियां। इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। शक्तियां और कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित की जा सके। अब नगर पालिका है ना अपना काम खुद नहीं कर सकती, तो वो दूसरों को भी प्रत्यायोजित कर सकती है काम को लेकर के, वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक। अब वो किनको कर सकती है? कोई भी ऐसी शक्तियां, कर्तव्य, कार्यपालक कार्य जिनका प्रयोग, निर्वहन या पालन नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से किया जाए। धारा 55 मतलब पता चल गया आपको कि वार्ड वार्ड समिति को छोड़ के बात कर रहा है, उन समितियों की बात कर रहा है, कार्यपालक समिति और अन्य समितियां। 157 नंबर की ये याद रखना आप, ये है महानगर योजना के लिए समिति। जितने भी बड़े बड़े महानगर होते हैं वहां ये समिति काम करती है। आगे पढ़ोगे आप, वैसे सिलेबस में नहीं है अपने, लेकिन पढ़नी है अपन को। 157 नंबर की धारा में क्या लिखा है? महानगर योजना के लिए समिति। 158 में क्या लिखा है? जिला योजना के लिए समिति, है ना।
जो जिला स्तर पे होती है, जिला परिषद के मेंबर वगैरह उसको मिलकर बनाते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो जो पहले वाली लिखी है ना भाई, अपन 2009 का एक्ट पढ़ रहे हैं, तो पहले इसकी आएगी, महानगर वाली आएगी, बाद में जिला परिषद वाली आएगी। तो ऐसे याद रखना है दोनों। एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं 157 में किस धारा, मतलब किस समिति का उल्लेख है। ठीक, के अधीन विहीन विहित शक्तियां, कर्तव्य और कृत्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन तीनों पर ऐसे निर्बंधों और परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए इस अधिनियम के अधीन समितियों को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। नगर पालिका अकेले को काम थोड़ी करती है, वो सारे काम समितियों के माध्यम से करवाती है। ठीक, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और कार्यभार संभालने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं हो, तो नगर पालिका द्वारा प्रयुक्त नियमों के अनुसार किसी अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अध्यक्ष की शक्तियां, ये वो वाला अध्यक्ष बोल रहा है, कौन सा अध्यक्ष, जो प्रॉपर नगर पालिका अध्यक्ष होता है वो नहीं है। तब यहाँ पर देखो निर्वाचन की बात चल रही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और कार्यभार संभालने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं हो, तो नगर पालिका प्रवर्तित नियमों के अनुसार किसी अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक नगर पालिका की पावर, कर्तव्य, जो भी ड्यूटी है, कार्यपालक कृत्य, नगर पालिका के ऐसे सदस्य को जिसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाना वो ठीक समझे, विहित रीति से बुलाई जाने वाली बैठक में प्रत्यायोजित करेगी। वो सारी पावर यूज ले सकता है वो मेंबर उस टाइम, उसका जो अध्यक्ष बना है। लेकिन इसमें कंडीशन दी है कि वो जो अध्यक्ष है वो अगर SC ST BC या महिला का है, तब वो काम उसी सदस्य को मिलेगा जो सदस्य इस कास्ट का है या महिला है। और उनका भी नहीं है तो जैसा वो नगर पालिका ठीक समझे उसको मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, परंतु SC ST OBC या महिला के लिए आरक्षित अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, तब अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य, कार्यपालक कृत्य उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों से संबंधित सदस्य यथास्थिति महिला सदस्य को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। और उक्त जातियों, जनजाति, वर्गों से संबंधित यथास्थिति कोई महिला सदस्य नहीं हो, तो ऐसे अन्य सदस्यों को प्रत्यायोजित किए जाएंगे जिससे वह उपयुक्त समझे। ठीक है ना? अब सर इसमें ये क्या, हाँ, समिति के अध्यक्ष की बात की है या प्रॉपर जो नगर यहाँ पालिका पर उसकी? यहाँ पर बात की है प्रॉपर अध्यक्ष की। यहाँ पर बात समिति की नहीं हो रही है, डेलीगेशन की बात हो रही है। मतलब वो पावर को डेलीगेट किया जा रहा है। अब वो पावर है ना, जितनी भी पावर, जितनी भी ड्यूटी, जितने भी काम है उनको प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। वो पहला वाले मैटर में समितियों की बात करी है, दूसरे वाले में मैटर में प्रॉपर नगर पालिका की बात करी है। यहाँ कहीं पर भी समिति का वर्ड यूज नहीं किया है। समझ गए बात आप? मतलब ओवरऑल जो पावर है, ड्यूटी है, जो काम है, उसको प्रत्यायोजित कैसे किया जा सकेगा वो लिखा हुआ है। और इसमें जो पहले वाली है इसमें ये लिखा है कि जो धारा 55, 157, 158 में जितने रूल रेगुलेशन लिखे हुए उनके अंडर कमांड होते हुए वो पावर डेलीगेट की जाएगी। समझ गए बात आप? यस सर। ये क्वेश्चन जैसे आया था इस बार, पूछा था ये, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। मेरे को भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ये मेरे को है ना 40 क्वेश्चनों में इसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था। लास्ट में फिर उस क्वेश्चन को किया, वो सही हो गया था, पर वो एक डाउट हो गया मन में कि है ना ये कौन सी धारा से क्वेश्चन है, ये इससे है या वो 56 नंबर की थी या कौन सी थी, उससे कंफ्यूज हो गया था मैं। एक मिनट, शायद 56 नंबर नहीं, कोई दूसरी धारा थी, वो याद नहीं आ रही मुझे। उन दोनों धाराओं में कंफ्यूजन हो गया था। या 50 नंबर की धारा थी, 50 नंबर की धारा में भी कार्यभार सौंपने का मैटर है ना? वो एक बार देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या था उसमें, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा था और वो लगभग कोई हुआ था। ठीक है ना? तो आपको क्या करना, जैसे ऐसे वर्ड है ना ये याद होने चाहिए, शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य, 3 वर्ड लिखे हुए हैं अपन को, तुरंत दिमाग में आ जाएगा ऐसा कुछ वर्ड है और ये 3 धारा का नाम आते हैं ना, तुरंत क्लिक करेगी भाई वो 61 नंबर वाली की बात कर रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति हो तो वहां पर ऐसी चीजें हिंट के लिए काम आती है। ठीक, अब देखो 62 नंबर की धारा में क्या लिखा है, नगर पालिका तथा समितियों के कार्य और कार्रवाइयां उसके सदस्यों की निरंतरता आदि के कारण दूषित नहीं होगी। मतलब अगर किसी नगर पालिका और समितियों के काम और जब कार्रवाई हो रही है उस टाइम सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, तो क्या होगा, उस टाइम जितने भी काम नगर पालिका और समिति में किए हैं ना वो दूषित नहीं होंगे, मतलब वो बेकार नहीं जाएंगे। किसी साधारण बैठक या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्य के रूप में अध्यक्ष या पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की कोई निरंतरता या उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन, मनोनीत या नियुक्ति में कोई त्रुटि नगर पालिका या यथास्थिति ऐसी समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को जिसमें ऐसी व्यक्ति ने भाग लिया है दूषित करने वाली नहीं समझी जाएगी। समझ गए कि बात को? मान लो वो गलती से उस सिस्टम में आ गया
तो जो उसने काम किए उसकी वजह से वो जो काम किए हैं वो गलत नहीं समझे जाएंगे। दूसरे में लिखा है, जहां किसी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किसी निर्वाचन याचिका के परिणाम स्वरूप, अब यहाँ निर्वाचन जो याचिका अपन ने धारा 31 में पढ़ी थी, याचिका के परिणाम स्वरूप सम्यक रूप से निर्वाचित नहीं हुआ घोषित कर दिया जाए, वहां वह ऐसी तारीख से उक्त रूप से कार्य करना बंद कर देगा। मतलब उस तारीख से काम करना बंद करेगा, उससे पहले तो वो काम कर रहा है, और जितने दिन उसने वो काम किया उसकी वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समिति पर भी नगर पालिका पर, दोनों पर। किंतु उसके द्वारा अपने पद से संबंधित कार्य के निष्पादन में उस समय तक किए गए कार्य ऐसी घोषणा के कारण अविद्यमान्य नहीं होंगे। समझ गए क्या बात आप? तीसरे में क्या लिखा है, नगर पालिका का या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी भी समिति का कोई भी संकल्प किसी सदस्य पर नोटिस की तामील में हुई किसी अनियमितता के कारण अविद्यमान्य नहीं समझा जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अनियमितता का प्रभाव, मतलब उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा हो नगर पालिका या समिति की कार्यवाही पर, है ना। तब तक वो चीजें सारी सही मानी जाएगी, जितने भी संकल्प पारित किए, जो भी उन्होंने काम किया, वो सब कुछ विधिपूर्ण होगा, विधिमान्य होगा। ठीक। चौथे में क्या लिखा है, जब तक उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए, नगर पालिका या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति की प्रत्येक बैठक जिसकी कार्यवाही के संबंध में कोई कार्यव्रत इस अधिनियम के अनुसार तैयार हस्ताक्षरित किया गया है, सम्यक रूप से बुलाई और आयोजित की गई समझी जाएगी, और उस बैठक के समस्त सदस्य सम्यक रूप से अहरित समझे जाएंगे। और जहां ऐसी कार्यवाही किसी समिति की कार्यवाही हो, वहां ऐसी समिति सम्यक रूप से गठित की गई और कार्यवत में निर्देशित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति रखने वाली समझी जाएगी। कहने का मतलब एक ही बात को घुमा घुमा के बताया जा रहा है कि कोई भी मेंबर अगर मान लो बन गया, या बनने के बाद उसने, उस पर कोई आरोप लग गए, कोई सस्पेंड का आरोप, या कोई उस पर कोई जांच चल रही हो, धारा 39 के तहत जांच चल रही हो मामलों, या कोई निर्वाचन याचिका के तहत कोई उस पर मामला कोर्ट में पेंडिंग हो, और बाद में वो मैटर डिस्क्वालीफाई हो जाए वो बंदा, या उसको सस्पेंड कर दे, वो उन सब मैटर की वजह से उसने जितने भी काम किए उन सालों में, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक वो जांच चल रही थी, तब तक वो सारे काम उसके सही माने जाएंगे, उस पर कोई भी आंच नहीं आएगी कामों पर। लेकिन एक कंडीशन दी है कि अनियमितता का नगर पालिका समिति की कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो वो प्रतिकूल प्रभाव क्या है, वो मतलब खुद वो नगर पालिका डिसाइड करेगी भाई हाँ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो फिर वो उसे लिया जाएगा। वो कैसे लेगी वो जाने। नगर पालिका या समिति में किसी रिक्ति के दौरान पदारूढ़ सदस्य इस प्रकार कार्य करते हैं कि मानो रिक्ति नहीं हुई। सही बात है। अगर मान लो कुछ ऐसा नहीं हुआ या हो गया, तो फिर वो बाकी, मतलब वो सेम वैसा ही समझा जाएगा, जैसा कि बार बार ये वर्ड उस टाइम आपने पढ़ा होगा कि जैसा चल रहा है वैसा ही मान लिया जाएगा फिर। ठीक। ये थी धारा 64, मतलब 62। 62 में याद क्या रखना है, एक ही बात को बोला है इन्होंने, कोई बाकी पॉइंट याद करने वाले नहीं है, कि नगर पालिका और समितियां दोनों चीजों का वर्ड यूज किया है। इन पर कोई चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर उस बंदे पर कोई कार्रवाई हो रही है, सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया, कुछ भी कर दिया हो। ठीक। धारा 63, नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों और व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि का दायी होगा। मतलब कहने का मतलब जितने भी नगर पालिका में खर्चा होगा, वे होगा, वो सारा नगर पालिका निधि पर ही दायी होगा। सही बात है, वो तो कौन देगा पैसा, नगर पालिका निधि देगी। लेकिन यहाँ पर साधारणतः वर्ड यूज किया है, क्योंकि हो सकता है कई बार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे, स्टेट गवर्नमेंट भी दे, या कोई और तरीके से कोई पैसा आ रहा है ना, अनुदान के तौर पर, तो वो इसलिए इन्होंने मतलब इस वर्ड को यूज किया। बाकी ये चीज जितनी चीजें होगी वो सारी नगर पालिका का जो फंड होगा उस पर वो दायी होगा। इसमें अन्यथा उपबंधित को छोड़कर कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार के संबंध में या उपगत किसी व्यय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा। सही बात है। कौन दायी होगा, नगर पालिका निधि पर दायी होगा। और नगर पालिका निधि ऐसे किसी भी संविदा या करार से संबंधित समस्त लागतों, ऐसे समस्त व्ययों के लिए दायी और उस पे उनसे भारित होगी। प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नगर पालिका के स्वामित्वाधीन या उसके निहित किसी धन या अन्य संपत्ति के दुर्विनियोग के लिए जिसमें वो पक्षकार रहा है, तथा ऐसी धन या संपत्ति के किसी हानि या दुर्व्यय के लिए जो उस अवचार के कारण हुआ है, बैड कंडक्ट के कारण हुआ है, या जिसको उसके अवचार ने आसान बनाया है, दायी होगा। अगर वो खुद ही मतलब जानबूझ के कोई कर रहा है काम, तो फिर तो उसको ही भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चारों को ले लिया है, या अन्य अधिकारी या व्यक्ति जिससे इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन कार्यपालक शक्तियां प्रदत्त की जाए, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग के लिए दायी होगा यदि वह उसकी उपेक्षा का सीधा परिणाम है। सीधा सीधा दिख रहा है भाई इसने ऐसा कर दिया, गलत काम कर दिया या बैड कंडक्ट,
मतलब उसने औचार उसका सही नहीं था, तो वो खुद उसके लिए दायी होगा। ये इन्होंने मतलब पहले वाले में तो बोला है कि सब कुछ नगर पालिका निधि पर ही दायी होगा, लेकिन अगर ऐसा काम कर दिया, औचार वर्ड यूज आ जाएगा, औचार को शुक्र बना दिया, या कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से वो सीधा दिख रहा है कि उसने सीधा नियमों की उपेक्षा की है, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें उस पर खुद पे दायी होगी। 64 में क्या लिखा है, नगर पालिका के पदाधिकारी का किसी संविदा में हित नहीं रखना। मतलब कोई भी जितने भी पदाधिकारी उसमें है ना, संविदा मतलब होता है कि वो कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे है ना कोई भी टेंडर मान लो, या कोई भी ऐसा हित जिससे नगर पालिका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रही है, मतलब उससे कोई संविदा में है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी नगर पालिका के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में, या किसी नगर पालिका के साथ उसके अधीन उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी नियोजन में नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी से भिन्न हैसियत से, मतलब वो खुद अधिकारी है, वो गवर्नमेंट का अधिकारी, वो वाली हैसियत छोड़ दो आप, कर्मचारी की हैसियत छोड़ दो, स्वयं या अपने भागीदार द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोई भी हिस्सा या हित रखता है, समुचित नियमों के अधीन उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा। मतलब उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी अगर उसने कहीं पर भी ऐसी संविधा में हिस्सा ले लिया नगर पालिका के अंदर। वो कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं सीएमओ लगाऊं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लगाऊं, मैंने मेरे ही ब्लड रिलेशन वालों को टेंडर दिलवा दिया, तो वहां पर मुझे तुरंत दिख जाएगा कि इसने अपने हित के लिए किया है, तो मेरे पर यह कार्रवाई होगी। ठीक। 65 नंबर में क्या लिखा है, ये तीनों आपस में लिंक है, 64 और 65। इसमें पदाधिकारी सारी चीजें आ गई, लेकिन 65 नंबर में देखो क्या लिखा है, नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य अधिकारी कर्मचारी तीनों की बात लिखी है, गवर्नमेंट कर्मचारियों की भी बात लिखी है, और जो निर्वाचित मनोनीत और जो पदेन है उनकी भी बात भी लिखी है। इसमें दो क्लोज दिए हैं, पहला उपधारा में तो लिखा है सदस्यों पर लिखी है, जो मतलब पदेन टाइप के या इस टाइप के जो होते हैं निर्वाचित टाइप के। 2 नंबर में लिखा है केवल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लिखिए, यहाँ पर जुर्माने के साथ फिर उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, इन पे केवल जुर्माना जुर्माना लगेगा। अब इसको पढ़ लो, कोई भी सदस्य जो किसी नगर पालिका जिसका कि वह सदस्य है के साथ उसके अधीन उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा या नियोजन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हिस्सा या हित जानबूझकर अर्जित करता है, जो हित ऐसा हिस्सा या हित नहीं है जो धारा 24 के अधीन किसी व्यक्ति के लिए तद्वारा सदस्यता के लिए निरस्त हुए बिना रखा जाना अनुज्ञेय। कहने का मतलब धारा 24 में वो वाली सारी बातें लिख रखी है जो मैंने आपको उस दिन बताई थी, कि समाचार पत्र वाला, वो कोई नगर पालिका ने किसी बड़ी कंपनी के साथ में कर रखा है तो उसका निदेशक और उसका एजेंट को छोड़ करके वो सारे वाले जितनी, उनको आप साइड कर देना, उसके अलावा कोई दिक्कत कर दी, कोई लफड़ा कर दिया, तो फिर वो मैटर फिर किस में चला जाएगा, इस धारा के तहत आ जाएगा, 65 नंबर की धारा। किसी दंड न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा दायी होगा। कौन होगा, वो सदस्य। यहाँ पर सदस्य की बात बोली है, कर्मचारियों की बात नहीं बोली है। एक में 65 में 65 2 में है ना, केवल अधिकारी कर्मचारी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उनकी बात की गई है। देखो कोई भी नगर पालिका अधिकारी या कर्मचारी जो किसी नगर पालिका जिसका वह अधिकारी या कर्मचारी है के साथ उसके अधीन जिसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में, जहां तक नगर पालिका अधिकारी या कर्मचारी के रूप में उसके स्वयं के नियोजन का संबंध, उसके सिवाय किसी नियोजन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोई भी हिस्सा या हित जानबूझकर अर्जित करता है, किसी दंड न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि पर ऐसे जुर्माने का दायी होगा जो 5,000 रुपए का हो सकेगा, और उस पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के लिए वो दायी होगा। दोनों चीज होगी उस पर, ऊपर वाले में केवल उसके लिए जुर्माना जुर्माना होगा। ये था। अब है लास्ट धारा है 66, सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। जितने भी सदस्य होंगे, अब वो सदस्य किसी भी टाइप का हो सकता है, सदस्य मतलब नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, जितने भी अधिकारी सेवक नगर पालिका कर्मचारी या किसी नगर पालिका कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार, और ऐसे किसी भी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक। जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा कि नगर पालिका के अंदर ये पार्किंग के लिए कोई काटता है, चालान वगैरह काटते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नगर पालिका ने बोला कि 1 साल तक यहाँ पर जितनी भी पार्किंग होगी तो उसका पैसा तू ले लेना, इसमें से 50% हमारा 50% आपका। मान लो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उस टाइम जो वो काम कर रहा है ना बंदा, जो वो मतलब रसीद काट रहा है, तो वो भी लोक सेवक समझा जाएगा। ऐसे समझ लो आप, हर बंदा, अगर मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ
मैं ठेकेदार हूँ, मैंने नगर पालिका में कोई टेंडर लगा दिया, अब मैं उस नगर पालिका के लिए लोक सेवक हो गया हूँ एक तरह से, क्योंकि मैंने टेंडर लगाया है और मैं टेंडर, मेरा उसके साथ सुविधा होगी, मतलब एक करार हो गया है मेरा। भाई मैं जब तक यहाँ पर काम करूंगा, 1 साल का, 1 महीने का, चाहे 1 दिन का, मेरा आपके साथ में टाइप है। अब मेरे पर कोई आकर के अगर कोई गाली गलौज करता है या कोई दिक्कत करता है, तो एक तरह से वो लोक सेवक पर दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी वो नगर पालिका लेगी। ठीक। या ऐसे किसी भी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक यानी कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। ये वाला थोड़ी याद रख लेना। इसमें जितनी भी धारा 21 के तहत बातें लिखी गई वो भी इसके अंदर रहेगी। उसके अलावा बाकी मैंने आपको समझा दिया मोटा मोटी। ये है धारा 66 में। ये आज अपन ने अध्याय 3 को कंप्लीट कर लिया, जो धारा 51 से लेकर के 66 तक था। ठीक। यस सर।